आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपको पढ़ाई कराएंगे AIBE 18, जिसके प्रश्न आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जाम है बच्चों का AIBE का, तो हमने सोचा कि कुछ प्रश्न हम करा देते हैं जो कि यूपीएससी के लिए भी कार्य आ जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कि संविधान निकाय का कार्य निर्माण कार्य संपन्न हुआ। कब हुआ अब आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास 1 जनवरी 1949, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1949, चौथा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949। संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ बताइए। देखिए, संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा बताते जाइएगा। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 8 माह 17 दिन, 2 वर्ष 10 माह 15 दिन, 3 वर्ष 10 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? दो वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन उसके आंसर। अब देखिए, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना संविधान में क्या है? आधारभूत, ऑप्शन सुन लीजिए, ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, परिचयात्मक भाग है, कुछ विशेष परीक्षाओं के लिए हम कभी कभी स्पेशल लेक्चर्स ले लेते हैं, तो आज ये ऐसा ही स्पेशल लेक्चर मैं ले रहा हूं। औपचारिक भाग है, AIBE वालों के लिए मैं ले रहा हूं, जो भी विद्यार्थी लॉ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो अब भरे होंगे AIBE, तो उनके लिए हम थोड़ा सा ये कुछ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट करा दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होंगे जो कॉमन होंगे आपके यूपीएससी में भी और AIBE में भी आएंगे। तो संविधान का जो प्रस्तावना वो आधारभूत ढांचा है इसका, या औपचारिक भाग है, या परिचयात्मक भाग है, या शीर्ष भाग है। क्या है प्रस्तावना? प्रीएम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? आधारभूत ढांचा है। जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत ढांचा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, डोमिसाइल, अधिवास की बात हम कर रहे हैं। अधिवास जो होता है डोमिसाइल के लिए कौन सी बात? डोमिसाइल के लिए कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? किसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करना, क्या यह सही नहीं है? अनिश्चित काल के लिए निवास करना, क्या यह सही नहीं है? निवास करने का आशय होना, क्या यह सही नहीं है? उसे कभी भी छोड़ सकने का आशय होना, क्या यह सही नहीं है? हाँ, यही सही नहीं है। देखिए, कभी भी अधिवास को छोड़ सकने का आशय होना, तो ये आपके अधिवास को क्लेरिफाई नहीं करेगा, इसीलिए यही ऑप्शन गलत है। तो उसे कभी भी छोड़ सकने का आशय होना, उसे कभी भी छोड़ सकने का
आशय होना, ये बात इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी डोमिसाइल के रिस्पेक्ट में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है किस प्रकार? पहला, आपको किसी देश की नागरिकता कैसे मिलती है? क्या जन्म लेने से मिल जाती है, जन्म द्वारा? क्या वंश क्रम द्वारा मिलती है? क्या आपको किसी देश की नागरिकता राजनीतिक हैसियत द्वारा मिलती है? या आपको किसी देश की नागरिकता रजिस्ट्रीकरण द्वारा मिलती है? किस प्रकार आपको किसी देश का नागरिकता का अर्जन आप कर सकेंगे? तो नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है किसके द्वारा? जन्म द्वारा किया जा सकता है, वंश क्रम भी द्वारा किया जा सकता है, और रजिस्ट्रीकरण द्वारा भी नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक हैसियत द्वारा आप किसी भी नागरिकता का अर्जन नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? राजनीतिक हैसियत द्वारा आप किसी भी नागरिकता का अर्जन नहीं कर सकते। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट हम प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। The gift for AIB examination aspirants which will attempt the All India Bar Council examination which will held on 10th of December 2023, in which the lecture is specially performed for AIB 18th examination, which will in offline mode examination. Now we have Article 15 and 16। आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत, आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत किस आधार पर विभेद किया जा सकता है? किस आधार पर विभेद किया जा सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छी प्रश्न हमने यहाँ पे राइट की क्वेश्चन है कि आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत किस आधार पर विभेद किया जा सकता है, मतलब उसको अलग अलग बताया जा सकता है। आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत किस आधार पर विभेद किया जा सकता है? पहला है शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जाति एवं धर्म के आधार पर। जाति एवं धर्म के आधार पर। थर्ड ऑप्शन लिंग के आधार पर, पुरुष है या महिला है, तो ये लिंग के आधार पर जो विभेदीकरण हो जाएगा कि आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत किस आधार पर विभेद किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे जन्म स्थान के आधार पर। आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत किस आधार पर विभेद किया जा सकता है? शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर, जाति एवं धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर विभेद किया जा सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। We perform the lectures for All India Bar Council examination 18th panel which will held on 10th of December 2023 from 10 a.m. to 1 p.m. in which the reporting time had been 8:30 a.m. sharp 8:30 a.m. They will enter
एंट्री फ्रॉम 8:30 AM, बिकॉज आप जो बुक्स लेके जाएंगे एग्जामिनेशन में वो चेक होगी, सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ऐसी सर्कुलर्स AIB की वेबसाइट्स पे आई है जहां से हम आपको देख के बता रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल 18, आर्टिकल जो है 18 में उपाधियों का अंत, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन रहा है ये UPSC का। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, किस प्रकार से? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। कौन सी उपाधियों का? शिक्षा संबंधी। किस उपाधि का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है? शिक्षा संबंधी या सेना संबंधी फोर्सेस का, और या तो उपाधियां जो मिलती हैं विशिष्ट योग्यता से संबंधित, और हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सर राय बहादुर आदि। कौन सा? सर राय बहादुर, ये सब जो उपाधियां मिलती थी, तो सर राय बहादुर ये सब जो आपको मिलता था, एक निकनेम मिलता था, उपाधि मिलती थी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। शिक्षा संबंधी उपाधियों का, सेना संबंधी उपाधियों का, विशिष्ट योग्यता से संबंधित, या सर या राय बहादुर इत्यादि। तो इसमें है हमारे पास सर या राय बहादुर इत्यादि जो हमारी उपाधियां मिलती थी, जैसे सर लॉर्ड माउंटबेटन, उसी तरह सर था सर जोहान्सबर्ग, सर किस्किंधा, बेसिक जो भी अगर राजा को मिले। और राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, राय बहादुर। तो इस तरीके से ये वाली जो उपाधि थी सर और राय बहादुर की, इसको अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18 में इसको क्या किया? डिक्लाइन कर दिया गया। इन तरह की उपाधियों को, डिग्रीज को नहीं दिया जाता अब इंडिया में। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 18 में कहा गया कि हम सर और राय बहादुर की उपाधि को अंत कर रहे हैं, इसको अब हम नहीं देंगे भारत में। इस तरीके शिक्षा संबंधी उपाधियां अभी भी हैं, सेना संबंधी उपाधियां अभी भी हैं, विशिष्ट योग्यता से संबंधित उपाधियां अभी भी रन कर रहे हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता के मूलाधिकार में, मूलाधिकार मतलब मूल अधिकार में, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में संबंधित नहीं है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या क्या? अब देखिए हमारे पास यहाँ कंसर्न, हमारे पास ऑप्शन है कि प्रेस की स्वतंत्रता। क्या आपके पास प्रेस की स्वतंत्रता है आज की डेट में? या संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता? पहले संपत्ति का अधिकार था, आज नहीं है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। और हमारे पास कौन सी स्वतंत्रता है? भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। भारत में आप स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं। क्या इसमें है इस तरीके की खूबियां? देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या प्रेस की स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता के मूल अधिकार में भी सम्मिलित नहीं है? या हमारे पास संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है? मूल अधिकार, ध्यान दीजिए, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो आपकी जो फ्रीडम की फंडामेंटल राइट है उसमें क्या हमारे पास नहीं है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं है? तो देखिए, देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि संपत्ति अब आप अपने हिसाब से अर्जित नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि हमारे पास अब स्वतंत्रता के मूल अधिकार में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये आंसर होगा इसका। इस प्रकार से हमने बड़ा ही रोचक तरीके से आज का ये सेशन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सेशन कैसा लग रहा है
उसको बताइए, उसके बारे में लिखिएगा। हमने ऑल इंडिया बार काउंसिल के लिए जो अपना प्रोग्राम चलाया है, ये आपको कैसा लग रहा है, ये हमको ज़रूर लिखते रहिएगा। और इसी तरीके से हम और भी रोचक लेक्चर्स लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। ये हमारा सफ़र अभी ख़त्म नहीं होगा, हम और भी रोचक लेक्चर्स, कभी कभी आपको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे ही ज़रूरी लेक्चर्स दे देंगे जिससे कि आपका थोड़ा सा रिवीजन होता है। और आने वाले दिनों में भी हम देखिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हम अभी इस समय लोकायुक्त पढ़ रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन होने की वजह से बीच में हमने इसको ड्रॉप करके सोचा कि 2 लेक्चर हम ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों को भी दें। तो आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक बार थारो रिवीजन पूरा करा देता हूँ जितना मैंने क्वेश्चन अभी तक बोला है, तो इससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं फिर आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें थे। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास था कि संविधान निर्माण का कार्य संपन्न होगा। संविधान निर्माण का, अभी पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो लिखा है कि आर्टिकल 15 एंड 16 के अंतर्गत किस आधार पर विभेद किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर विभेद किया जा सकता है। और क्वेश्चन है कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। सीधी बात है, सर और राय बहादुर जैसी उपाधियों का अंत किसमें किया गया है? आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। सीधी सी बात है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अब भारत में नहीं है। कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 था कि संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। तो देखिए मैं बता दूं, संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। और हमारे पास दूसरा प्रश्न था यहीं पर कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और प्रियम्बल क्या है संविधान का? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है, क्या सिग्निफाई करता है, व्हाट इज मीन बाय प्रियम्बल? तो ये इसका एक आधारभूत ढांचा है संविधान का। जो प्रस्तावना है संविधान का आधारभूत ढांचा है। और डोमिसाइल के लिए कौन सी बात सही नहीं है? देखिए डोमिसाइल को कभी भी छोड़ सकने का आशय होना ही उसके लिए सही नहीं है वक्तव्य। और एक क्वेश्चन था कि नागरिकता का अर्जन किस तरह किया जा सकता है। तो देखिए नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न था कि नागरिकता का अर्जन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? क्या जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, राजनीतिक हैसियत द्वारा? तो देखिए राजनीतिक हैसियत आपकी नागरिकता के परिप्रेक्ष्य को नहीं निर्धारित करती है। आप चुनाव जीतकर नागरिकता का नहीं और राजनीतिक हैसियत से आप नागरिकता का एक द्योतक नहीं बन सकते। इसलिए ये जो आपका है कि राजनीतिक हैसियत द्वारा नागरिकता का अर्जन, ये बिल्कुल ही तथ्यहीन बात है। फिर इसके बाद था कि आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 के अंतर्गत किस आधार पर हम विभेद किया जा सकता है। तो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 के अंतर्गत हम जो है शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर विभेद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन था कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो देखिए शिक्षा संबंधी उपाधि का नहीं, सेना संबंधी उपाधि का नहीं, विशिष्ट योग्यता से संबंधित उपाधियों का अभी तक ऐसा कोई अंत नहीं किया गया है। केवल और केवल सर राय बहादुर, सर और राय बहादुर की उपाधि, पहली उपाधि कौन सी? सर की उपाधि, सर जॉन लॉरेंस, और राय बहादुर की उपाधि मिलती थी पहले, राय बहादुर। तो सर और राय बहादुर की उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? क्या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है? प्रेस की स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता भी है स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। और भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी अभी भी हमारे पास है स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। लेकिन संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को विलोपित कर दिया गया है। अब संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। तो इस तरीके से हमने आपको काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों पर यहाँ विचार रखा।
ऑल इंडिया बार काउंसिल देने के लिए जो भी विद्यार्थी तत्पर हैं, जो सज्ज हैं, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन जो कि 10 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए आप अपने महत्वपूर्ण एडवोकेट कैरियर को शुरुआत करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण विद्यार्थी एलएलबी के हैं, लॉ प्रोफेशन से हैं, परसुइंग एलएलबी चल रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा एक उत्सव और त्योहार जैसा एक माहौल होता है कि आप संविधान की और भारतीय न्याय प्रणालिक व्यवस्था में जो आप एक सम्मिलित हो रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है जो कि आपकी योग्यता का द्योतक है। ये बहुत ही अति विशिष्ट एग्जाम है। इसको पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑन प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑन प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑन प्रैक्टिस इज नोन एज COP। तो आपको जो COP नंबर अलॉट होता है, जबकि आप AIB 18th अभी देने वाले हैं, AIB 18th आप क्वालिफाई कर लेंगे, which will have eligibility for general category. It will be 45% aggregate marks, which will have announced as a pass in AIB 18th exam. Now for other categories, the ST, like they will have to gain only 40% marks for qualifying the AIB examination 18th batch. Now अब इसकी बात है कि जो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है सिविल जज जूनियर डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो जॉब आई है अभी मध्य प्रदेश में, वहां पे हमारे पास है 3 साल की एडवोकेटिंग प्रैक्टिस रेगुलर इन एनी सिविल कोर्ट ऑफ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट आर द स्टेट बार काउंसिल रजिस्टर्ड मेंबर्स एंड यू हैव द COP number. If you have not COP number, then you have aggregate the required percentage, that is have minimum 70% marks in LLB degree. तो आपको 70% मार्क्स है तो COP से छूट है, लेकिन मध्य प्रदेश का फॉर्म भरने के लिए आपको COP जरूरी है। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। AIB एग्जामिनेशन 18th के लिए जो हम 2 स्पेशल लेक्चर ला रहे हैं, आज हमने ये लेक्चर लाया है, 8 क्वेश्चन में डील किया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कल मैं कोशिश करूंगा कि AIB 17 या AIB 16 के कुछ प्रश्नों को मैं यहां पर डिस्कस कर लूंगा कल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।